नाउ चैप्टर नंबर कौन सा है? 6, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तुम्हारे इस पूरे के पूरे 10th क्लास में अगर किसी चैप्टर में कोई थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें दिक्कत आएगी, और ये भी कंफर्म है कि क्वेश्चंस आएंगे इससे, ऐसे 2 ही चैप्टर हैं, एक छठा और दूसरा 8। तुम्हें पता है? हाँ, ये 2 ही चैप्टर है जिनमें दिक्कत आएगी, बाकी किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब दिक्कत इन द सेंस इसके बेसिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी किसी के बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चैप्टर में ट्राइंगल्स में क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स इससे पहले पढ़ा हुआ तुमने 9th क्लास में। क्या पढ़ा उसमें? क्या पढ़ा है? कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या होता है? मैंने प्रॉपर्टी नहीं पूछी। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल नहीं, साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। मतलब कि हूबहू हम शक्ल एक जैसी कोई 2 चीजें अगर हैं तो वो दोनों क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट के बारे में तुमने पढ़ा हुआ था ट्राइंगल के केस में कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? जब इसकी इंक डालना भूल गया, इंक ला कहीं बाहर इंक रखी होगी। ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर किसी 2 ट्राइंगल में उनकी साइड्स जो हैं खाली है, भरी हुई है, हाँ ले डाल दे जल्दी। कभी 2 ट्राइंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बार बार शब्द लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स एक चीज से तुम्हें याद होगा कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते थे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते थे? ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ एक अंदर और एक बाहर, बट एक ही तरफ होते थे, एक जैसे होते थे दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे नहीं कि तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ये। इसके अब ये तो यार होने को तो ये उल्टा भी हो सकता था। अगर ये उल्टा हो जाता तब कैसे कह देते आप इसको? यहां मार कर रखा था, एक मर गया कोई यार, इससे मत दो यार, आना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार जी। अब भी है 10 बजे? अच्छा, नहीं 10 बजे, 10 बजे, ठीक है, ठीक है। तो क्या बता रहा था? कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, अगर ट्राइंगल ये ऐसे होता और ये ऐसे होता, इसकी लेंथ 5, इसकी लेंथ 6, इसकी लेंथ 7, पॉसिबल है? हाँ है, 6 और 5 11, हाँ ठीक है। 5 6, हाँ 5 6 और 7 ले लो, इसको 7 ले लो। इस मार्कर के साथ तो इतनी गंद मचनी है बोर्ड के ऊपर, इतनी इंक फेंक रहा है ये। 5 6 7, 5 6 7। अब ये बता दो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अभी तो क्लियर होंगी। किसके साथ? ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। देखो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। बी सी किसके बराबर है? आर पी के। आर पी, भाई साहब ये तो कम से कम देख लो, इसलिए 6 लिखा है मैंने। और कौन बचा? ए सी। ए सी किसके बराबर है? आर क्यू। तो ये हुई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये क्या हुई? कॉरस्पॉन्डिंग। अगर इस ट्राइंगल को सीधा करने बैठूंगा तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा? इधर 5 रखूंगा, इधर 6, इधर 7। तो 5 वाली लाइन कहाँ भैया? 6 वाली है ना, तो पी ये कर लिया, आर ये कर लिया, क्यू ये कर लिया। ये 5 हो गई, ये 6 हो गई और ये 7। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं?
कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो जरूरी नहीं है कि हूबहू हम शक्ल एक जैसे बिल्कुल सीधे दिखेंगे तभी आप मानोगे, वो उल्टा भी हो सकता है तब भी आप मान लोगे। ये तो था कॉन्ग्रुएंसी का रूल। अब अगर बात करें जो कि आप लोगों के 10th क्लास के छठे चैप्टर के अंदर है, वो क्या है? सिमिलरिटी। सिमिलर कौन सी चीजें होती हैं? शेप सेम बट डिफरेंट साइज, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है? साइज क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन ये दोनों क्या हैं? सिमिलर। ये दोनों क्या हैं? सिमिलर। दिखते एक जैसे। दिखते कैसे हैं ये? एक जैसे। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूं, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का साइज क्या है? अलग है। तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या दिख रहा है फिर? अनकॉमन तो साइड हो गई, कॉमन क्या है? एंगल। कॉमन क्या है? एंगल। साइड इक्वल है क्या इसकी? कोई नहीं ना, साइड इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों में कॉमन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एंगल। इन केस ऑफ सिमिलर, इन केस ऑफ सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ एंगल बराबर होते हैं, साइड से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी अगर आप देखोगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? जब एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा कब हो सकते हैं? ए बी सी पी क्यू आर, रेशो ऑफ देयर corresponding sides are equal. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके रेशो बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे? रेशो बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। साइड इक्वल नहीं हुई लेकिन रेशो इक्वल होगा। साइड इक्वल नहीं होगी लेकिन रेशो इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये या तो ये प्रूफ कर दो या फिर ये प्रूफ कर दो, आप इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हो। अच्छा, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्या वो सिमिलर होते हैं? जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दे बोथ आर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, एक ये है, इसकी साइड 6 5 7 6 5 7, एंगल भी सेम है तीनों के। ये बताओ क्या ये दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट तो है ना? क्या ये सिमिलर भी है? नहीं भाई का मतलब रीजन बता दे, क्या क्यों नहीं है? सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है ये बता दो। एक, एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल है भाई। मान लो इसको 60 60 60, ये भी 60 60 और 60 हो, तो एंगल्स तो इक्वल हो गए। सिमिलरिटी का एक रूल तो फॉलो होता है। दूसरा क्या कहता है? साइड का रेशो क्या होना चाहिए? बराबर। मैंने क्या किया, इसका ये, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको पी, पी क्यू और आर। ए बी अपॉन पी क्यू क्या है? 1/1। बी सी अपॉन क्यू आर क्या है? ए सी अपॉन पी आर क्या है? हर चीज क्या आ गई? 1/1 आ गई। तो सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर गई भाई साहब। ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है, ये प्रॉपर्टी। तो जो सिमिलरिटी को चाहिए वो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर है, वो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर है। इसका मतलब हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होता है, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती है। लेकिन क्या हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप यही देख लो, ये रहा
भाई साहब ये सिमिलर तो है लेकिन इन्हें आप क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि इनकी साइड इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होनी चाहिए, इसकी साइड इक्वल नहीं है। सिमिलरिटी में हर हाल में एंगल इक्वल होंगे, एंगल क्या होंगे लेकिन साइड इक्वल नहीं होंगे। अगर हुई तो वो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, अगर नहीं हुई तो उनके रेशो बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे? और रेशो तभी बराबर होंगे जब एंगल बराबर होंगे। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पे। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के अंदर कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाला सीन है कि कोई कॉन्ग्रुएंट कोई सिमिलर है तो क्यों है कैसे है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेन पार्ट इस चैप्टर का जिसके बेस पे पूरा चैप्टर चलता है, एग्जैक्टली बीपीटी। पेपर में ना सीधी सीधी आ जाती, कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि प्रूव कर दो बीपीटी थ्योरम को, समझ भी सकते हैं। याद तो आखिरी ऑप्शन हो गया, जब तुम्हें मरने के सिवा कुछ ऑप्शन ना दिखे तो याद करके भाग जाना, बाकी समझा जा सकता है। बहुत इजी है, इजी इन द सेंस जिसको बेसिक्स पता है उनके लिए इजी है। तुम्हारा तुम्हें पता होगा, मेरे बेसिक्स पर मुझे पता है। ए बी सी डी ई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? ये बोला गया है जैसा कि थ्योरम कहती है, अगर आप किसी एक साइड के ट्राइंगल की एनी वन साइड क्या निकाल दें? पैरेलल। क्या निकाल दें? पैरेलल निकाल दे किसी एक साइड की, तो वो जो बाकी की दो साइडें हैं ना उनको काटती हुई जाएगी लाइन। ऑब्वियसली अगर किसी एक साइड के पैरेलल निकालोगे तो वो इस साइड बाकी की दोनों साइडों को क्या करती हुई जाएगी? काटती हुई जाएगी रेशो में। किस में? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव करना है, ये प्रूव कीजिए कि अगर कोई साइड, अगर ट्राइंगल की किसी साइड के कोई लाइन पैरेलल डाली जाए, वो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइडों को काटे, तो उसके रेशो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रूव करना है बीपीटी थ्योरम में। क्या प्रूव करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको प्रूव करने के बाद अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। वो बाद में लिख सकते हो, पहले तो प्रूफ करोगे ना। एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बीपीटी थ्योरम यूज हो रही हो तो उसमें ये मत ना बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने बैठ जाओ, नहीं। उसमें डायरेक्ट क्या करना है? लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू, उसमें ये भी मत कर देना जैसा बुक के अंदर लिखा हुआ है बार बार अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1। पेपर में मतलब क्या जाना कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 दिस इज प्रूफ। 6.1 तुम्हारे लिए बुक ने यूज किया है, तुम्हें अपने एग्जाम में ये नहीं लिखना कि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, तुम्हें ये लिखना है कि बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रूव किया, बात खत्म हो जाएगी। तो अपने दिमाग में रखिएगा कि बीपीटी थ्योरम क्या चीज है, अब ये कैसे प्रूफ होगी इसको देख लो। करना क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, इसको बुलाइए एन या एम। अरे कौन सा है बुक के अंदर, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जो एन है इस तरफ और इस तरफ जो है एम बना हुआ है, इससे इसको कनेक्ट कर लो और इससे इसको कनेक्ट कर लो। अब देखो ट्रायंगल में क्या करना क्या है। सबसे पहले जो जो चीजें आप निकाल सकते हो, मजबूरन क्या है याद करने का, इन द सेंस क्यों याद करना पड़ेगा भाई साहब, सॉल्व भी तब करोगे ना जब पता होगा कि क्या करना है आगे। मुझे क्या करना है, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। कौन से ट्राइंगल का? क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताओ जरा, 1/2 तो 1/2 ठीक है, बेस क्या है? बेस क्या लोगे? क्या लेंगे? DE बेस कैसे ले लेगा भैया? AD बेस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर। भाई साहब बेस उसी को तो मानते हैं जिसपे हाइट डली हो,
तो ट्राइंगल जरूरी थोड़ी ना कि जिसका नीचे दिख रहा वही बेस होगा। बेस तो आप किसी को मान सकते हो जिस पे हाइट रखी है। हाइट रखी है मेरी ई एन पे, तो ए डी मल्टीप्लाई ई एन। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल इसी के साथ वाला लेते हैं, ये वाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस कितना मानोगे? बीडी मानोगे। बेस क्या मानोगे? बीडी, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, कोई ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसका एरिया वो बताओ, एरिया। अब आपको पता है कि यार इसकी तो हाइट तो पता होनी चाहिए मुझे कम से कम, और हाइट इसी पॉइंट से ना इस लाइन के एक्सटेंडेड। कोई ट्राइंगल अगर ऐसे बना हुआ है ना बेटा, ध्यान रखना, अब आपसे पूछ बैठे कि इसका वो एरिया बताइए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एक्सटेंडेड करो। अगर इसकी लेंथ दी हुई है तो ये क्या हो गई इसकी हाइट, ये क्या होगी इसकी, और बेस क्या मान लोगे? जिसके ऊपर आपने एक्सटेंडेड फॉर्म में डाला हुआ। तो एग्जैक्टली इसके साथ यहाँ यही हुआ, ये था डी, ये था बी और ये था ई। इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से एन नहीं डाला हुआ मैंने, परपेंडिकुलर एन डाला हुआ है ना, तो ये क्या हो गया इसकी हाइट, और बेस क्या हो गया बी डी डी बी, जो भी आप रखना चाहो। तो वही तो किया है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये तो हुई आपकी फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब दोबारा से उसका यूज करना है, कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इस बार इस तरफ वाला करना है। 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा ए ई, इंटू हाइट क्या हो जाएगी डीएम। हाइट क्या हो जाएगी भाई, ट्राइंगल तो सेम ही है ना, दो हाइट बना रखी है तो दो बेस मान लूंगा मैं, उसी को हाइट मान लिया। 1/2 ए ई इंटू डीएम। दूसरा एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई का, सी डी ई का निकालना है, ठीक है। अब इसमें बेस क्या हो जाएगा बेटा ईसी, बेस क्या हो जाएगा ईसी, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी इसकी डीएम हो जाएगी, ठीक है। अब इससे ही कंफ्यूजन दूर हो रही है कि यहां पर आपने जो सबसे पहले लिया उसके नीचे दूसरा ट्रायंगल लिया, तो ऐसे ही दूसरे एक ट्रायंगल लिया फिर दूसरा लिया, ये इक्वेशन दूसरी बन गई, ये इक्वेशन। इनका रेशो निकाल दो, क्या निकाल दो इसका रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। कट गया, क्या आ गया ए डी अपॉन बी डी, आ गया नहीं आया, इतना तो आ गया जी। चलो अगले वाले में इससे क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू क्या है ए ई अपॉन ई सी। अगर किसी भी हाल में मैं इसके रेशो को और इसके रेशो को ये कह दूं कि ये दोनों चीजें क्या हैं बराबर हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे जो मुझे प्रूफ करना है। एडी अपॉन बी डी और ए अपॉन ई सी तो प्रूफ करना है मुझे, दोनों बराबर प्रूफ करने हैं। तो अगर किसी भी हाल में मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, अब इन दोनों में भी क्या है ऊपर वाला सामान तो सेम है एडी, किसी हाल में बी डी ई और सी डी ई दोनों ट्राइंगल को एरिया को सेम करना है मुझे। अब इसके लिए यूज होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी, मतलब जो पहले यूज करिए कहीं। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो एक प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस से तुम जितने चाहे उतने ट्राइंगल बनाओ, इन सब का एरिया क्या होगा सेम। द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, द एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विल बी सेम। अगर कभी भी दो, अब यहां पे कहां है वो देखो, दोनों का बेस क्या है डीई, एक बन रहा ये और एक बन रहा ये, दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल। पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस से कितने भी ट्राइंगल बनाओ इनका एरिया क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका मतलब
अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। दोनों के दोनों रीजन में क्या लिखोगे? एंगल सबटेंडेड बाय सेम बेस between two parallel lines, area of triangles are always equal। बस इतना कर लेना कि ये रीजन लिख के यहां अब कहानी, अब क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन सेकंड। सो AD यहां पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, यहां ये जरूर लिखना, इसमें तो अलग ही मजा आता है। पता नहीं बुक में कितना लंबा खींच रखा है, पर यहां यही प्रॉपर्टी रखो बस। पहले एक ट्राइंगल को प्रूफ करो, उसको थोड़ा डिटेल में दो 1/2 बेस इंटू हाइट वाले सिस्टम से, दूसरे को उसी के सामने लिख दो, दोनों का रेशियो निकाल दो, इधर दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, इसमें कोई 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं, दूसरे को भी लिखो, दोनों का रेशियो निकाल दो। बस इसके बाद ये प्रॉपर्टी लिख दो कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, इस रीजन को लिखने के बाद दोनों को पहले बराबर लिखो, फिर उनके रेशियोज को बराबर लिखो। है बीपीटी थ्योरम कंप्लीट। सिंपल पैटर्न, इससे ज्यादा कोई कलेशबाजी। अगर दिमाग लगा के रखोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तो सबसे मेन तो ये बीपीटी थ्योरम ही थी। अब देखो दूसरा। अच्छा, यू क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड और भी। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 आएगा जी। कैसे होगा ये समझ में आ गया? ठीक है, तुम्हारे सामने ऐसे साइड हो गया, वीडियो बनेगी, वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? वैसे तो तुम खुद करोगे घर पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यार ये डिजिटल बोर्ड होता तो ऐसे करता मैं, टक सब साफ, नया पेज आ जाता है ना। ग्रीन बोर्ड वाले भी ऐसे होते हैं। ग्रीन हो या बेटा, वो तो उस पे पढ़ाता है, टैब पे। वो डिजिटल बोर्ड पे थोड़ी ना पढ़ाता है, वो तो टैब पे पढ़ाता है। टैब होता है, टक बैठे बैठे वो चेहरा अलग चल रहा होता है, उसमें यार फीलिंग नहीं आती। अकेले मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। मैंने ये कोशिश भी करके देख ली, पेपर पे पढ़ा लूँ, वो ले आया था ट्राइपॉड वगैरह, सब कुछ करके देख लिया, मजा ही नहीं आता जब तक तुम सामने। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये मुझे देख रहा है ऐसे ही देख रहा है जैसे तुम देख रहे हो। तुम्हारी भी दो है, इसके भी दो लगी पड़ी आंखें, है ना? दो ही आंखें इसमें, दो ही आंखें तुम्हारे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक बच्चा और बैठा हुआ है। किंगफिशर वालों का अब तक समझ में तो आया नहीं होगा, और बहुतों की समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। भाई साहब ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा क्लियर बना रही है कि एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल है, जिसको DE काट रही है। यहां तक कि इसने ये भी बता दिया कि ये दोनों क्या है आपस में, पैरेलल है। अब जब ये पैरेलल हैं, सबसे पहली कहानी यही हो गई, इफ BC पैरेलल टू
DE, then AD upon DB is equal to AE upon EC. रीजन बस, अब तो प्रूफ कर चुके हो ना पहले ही, तो यहाँ पे ये तो लिख ही सकता हूं मैं कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होने वाला है अकॉर्डिंग टू BPT। ठीक है, यहां ये बात हो गई, लेकिन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यार ये ना गड़बड़ ये कर रहे हैं कि ये ऐसे और ऐसे नहीं ले रहे, ये ऐसे और ऐसे ले रहे हैं, एक छोटी साइड एक पूरी साइड, मतलब ये दो ट्राइंगल्स को उठा रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा, ये ADE है, ये ABC है, इनको प्रूफ करना है, साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रूफ करना है भाई। प्रूफ करने का सबसे सिंपल तरीका, ये AD तो मुझे चाहिए, ये AE भी मुझे चाहिए, और कहां चाहिए? ऊपर ही चाहिए, तो क्या करो? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया। DB तो चाहिए ही नहीं ना, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। एड 1 फॉर बोथ साइड, एक जोड़ा तो क्या बन गया? DB अपॉन AD प्लस 1 EC अपॉन AE प्लस 1। एलसीएम ले लिया, AD आ गया बेटा, ये कितना हो गया? DB प्लस AD नहीं आएगा, अब भाई एलसीएम में मल्टीप्लाई तो करते हैं, इज इक्वल टू में EC प्लस AE अपॉन, इन दोनों का प्लस बताना क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। इन दोनों का प्लस AC बन रहा है, इन दोनों का प्लस AB बन रहा है, बन गया। अब क्या कर लो, इसको वापस रेसिप्रोकल कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अलग ही मजा है इस चीज को तो लिखने, ये वाला लास्ट में अगर, पर ये जबरदस्ती नहीं लिखना है। तुम्हारे साथ होगा क्या कि तुम्हें ये कहानी तो समझ में नहीं आएगी, पर इसे लिख के तुम ये जरूर लिख के आओगे कि हेंस प्रूव्ड। सारे बच्चे यही करते हैं, 10th बोर्ड में आधे से ज्यादा बच्चों का यही कलेश है, हेंस प्रूव्ड। कैसे हुआ पता नहीं, तुम खुद ढूंढो भाई, कहां मैंने कोई ऐसी चीज लिखी है जो कि रीजन, बिना रीजन के चल रही हो। हर चीज का पता है कि यहां मैंने क्या किया, ए पैरेलल थी, ये मुझे पता था बीपीटी के कारण ये पैरेलल है, तो ये बीपीटी लग जाएगी। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ है, उल्टा सीधा कर सकते हैं, कर लिया, मेरी मर्जी, मैं अपने साथ चाह रहा हूं। रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों तरफ 1 का प्लस किया है, कोई गलत बात है? जो भी कर रहा हूं दोनों साइड कर रहा हूं, उल्टा सीधा तो कुछ नहीं किया। उसके बाद एलसीएम लेना, कौन सी गलत बात है भाई? एलसीएम लेके मेरी जो चीज मिली वो उल्टे मुंह की मिली, मैंने उसे पलट के सीधा कर लिया, फिर रेसिप्रोकल कर लिया, तो कौन सी गलत बात है? हेंस प्रूव कर दिया। शाम दाम दंड भेद, जो नीति अपनानी अपनाओ, बस आंसर चाहिए, बिना रीजन के नहीं होना चाहिए। मैथ कहते हैं कुछ भी यूज करो, कुछ भी, लेकिन रीजन होना चाहिए। जो चीज यूज कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, अगर गलत हुई तो वहीं उसके बाद क्वेश्चन चेक नहीं होता, और बनता भी नहीं है चेक होना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, अच्छा एग्जांपल है ये भी, एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल तो आसानी से हो ही जाते हैं क्योंकि उनके सॉल्यूशन लिखे होते हैं। जितने क्वेश्चंस को खुद करके आओगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, जितने क्वेश्चंस को खुद करके आओ। खुद का इन द सेंस, अगर ना समझ में आए तो उसका सॉल्यूशन देख लो, लेकिन समझ के करके आओ। 6.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है ना? अभी एग्जांपल समझा रहा हूँ, 2 और समझाऊंगा। 6.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके आना। इसके साथ साथ जो अगर आपको एसएसटी वगैरह का होमवर्क दिया हो उसे पूरा कंप्लीट करके आना, छोड़ के कुछ मत आना। टाइम दे लो पढ़ाई को, अब भी टाइम है, नहीं तो बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है तुम्हारा, उसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर हाँ, अगर पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, क्या है? ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है,
ट्रेपेजियम की तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कोई दो साइड क्या होती है, पैरेलल। इसने बीच में एक साइड और पैरेलल डाल दिया अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पे तो कहीं ए बी सी डी ई एफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ, ऐसे ही है ना। हाँ ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है ये तो बता दो। ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ए डी ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करना है। और यहाँ तो ट्राइंगल ही नहीं है, प्रूफ कैसे करें, तरीका बना लेते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को बीच में डायगोनल डालोगे तो किस में बदल जाएगा, दो ट्राइंगल में। बदलेगा नहीं बदलेगा भाई, क्लियर है सभी को, ठीक। अब बन गया, अब लो जी इसको बना लो, ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से। ई ओ पैरेलल टू डी सी है नहीं है, ई ओ पैरेलल है ना डी सी के, क्यों, रीजन में ई ओ इज part of EF which is parallel to DC and AB, है ना भाई। EF EO क्या है, EF का पार्ट है, जो EF है वो DC और AB दोनों के पैरेलल है, DC और AB दोनों के पैरेलल है, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं। अब ये दोनों पैरेलल हो गए तो मतलब कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इतना तो प्रूव कर ही सकते हैं। इतना यहाँ पता लग गया, रीजन में क्या लिख दिया, ठीक है जी। ये इक्वेशन बना ली फर्स्ट। अब दूसरी पे चलते हैं। OF पैरेलल टू AB, OF किसके पैरेलल है, AB के। सेम रीजन, OF is part of EF which is parallel to AB and BC, ठीक है, इतना हो सकता है। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बोलो, हैं AOOC किसके बराबर है, अरे भाई साहब ट्राइंगल को यार सीधा मुंह बना लो ना, इसका क्या दिक्कत आ रही है, क्या गरीबों जैसे काम कर रहे हो यार। सी ये क्या है, सी है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए के सामने क्या है, ओ, और बी के सामने क्या है, एफ। एक बात बताओ, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो क्या मैं इसको ओ सी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ भी नहीं कर सकता, है ना, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। अगर ट्रायंगल सीधा करता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही लिखो इसको, ओ सी रखो, कोई बड़ी बात नहीं यार भाई, ट्रायंगल तो सीधा ही लिखोगे ना। तो उसने कहीं कहा है बीपीटी थ्योरम में कि पहले नीचे वाले को लिख दो, तुमने इसमें क्यों नहीं लिखा कि ई डी अपॉन ए ई है और ये ओ सी अपॉन ए ओ है, नहीं लिखा ना कहीं भी। तुमने जैसे ट्रायंगल सीधा दिखाई दिया, पहला लाइन को बेस में माना है, बेस माना है तो बेस को नीचे रखा, तो सेम इसमें भी नीचे रखो। ट्रायंगल उल्टा इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम अपनी जुबान बदल दोगे, तुम ऐसे ही रखो, ट्रायंगल को उल्टा है उल्टा ही रखो। उल्टे में क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ और सी ओ अपॉन ए ओ, है ना, सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ रखो इसको, क्योंकि वो क्या है यहाँ पे है ना, इसको एफ सी रखो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें, है ना। एफ सी बोल सकता हूँ ना मैं इसे, सी एफ को क्या बोल सकता हूँ, एफ सी बोल सकता हूँ, और एफ बी को बी एफ बोल सकता हूँ। इसमें कौन सी फर्क पड़ेगा, क्यों करा मैंने, ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये तो पहले से क्वेश्चन उस टाइम थोड़ी ना समझोगे पेपर में बैठ के कि कैसे कर रहे हैं, तुम्हें पहले से पता होगा कि मैं ये खेल कर क्यों रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि इसको और इसको क्या करा दूं, मैच करा दूं। इसको भी मैं बदल के क्या लिखूंगा, ओ सी इज इक्वल अपॉन में इससे मैच कराऊंगा इसको, ठीक है। अब ये बन गया, रीजन में क्या लिख दिया, बीपीटी थ्योरम, रीजन में क्या लिख दिया, इसका क्या करो अब, रेसिप्रोकल कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। रेसिप्रोकल करने पर क्या मिला, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये इक्वेशन क्या होगी,
सेकेंड ऑन कंपेयरिंग both the equation we get AO upon OC is equal to AE upon ED is equal to BF upon FC। लिख सकता हूं मैं कि अगर दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो जो ये AO अपॉन OC है ये इन दोनों के ही बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल है। बात खत्म। देखो बेटा ये इसके बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, तो चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th में ऐसा कुछ बताया गया था कि अगर कोई दो चीजें किसी एक ही चीज के बराबर हों तो ये दोनों चीजें भी आपस में क्या होंगी बराबर। ये रीजन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो कि भाई साहब अगर कोई दो चीजें अलग अलग है, हमें नहीं पता अलग है सेम है मुझे नहीं पता, कोई दो चीजें हैं जिनके रूप रंग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो किसी एक ही चीज के बराबर है, इसका मतलब वो दोनों भी आपस में, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है तो इसका मतलब x और y क्या है इक्वल, x और y क्या है, बात खत्म हो गई। यही करना था प्रूफ। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये तो लिखना भूल ही गया मैं, और इसको भी इतनी गंदी राइटिंग में लिख के आओ ना जो टीचर को लगे कि बहुत बार लिखा है, ये तो समझ गया अब सारा। चैप्टर बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, बशर्ते कि तुम क्वेश्चन, अब तुम फिर वही बात, मैं तो 2 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटे का टाइम है, तुम 2 क्यों करते हो, तुम भी वही 2 करोगे बस इतने ही, तो अब वो भी नहीं करोगे, वो भी ये सोच लोगे कर तो दिए इसने, हमारी जरूरत क्या है, तो फिर तुम्हारे भी इतने ही नंबर आने हैं जितने इतना करके मेरे आते। इतना करने से अगर पूर्ति पड़ती तो भाई सबका ही काम चल जाता, फिर तो तुम भी टॉपर होते। हाँ ट्यूशन में ऑब्वियसली पढ़ने वाले ट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं, ये तो गरीबों की जमात इकट्ठी हो रखी है, जिनको पढ़ना नहीं है वो दूसरे पे आके, तुम्हें ना पता है क्या ऑप्शन चाहिए कि अगर फेल हुए तो गाली किसको दिलाएं, तो चलो ट्यूशन वाला इकट्ठा करते हैं, कोई ढूंढते हैं, लास्ट में उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे कि इसने नहीं पढ़ाया था, बकवास ही करता रहता। मैं नहीं करूंगा बकवास, अब इस बार सही जुगाड़ मिल गया मुझे, क्वेश्चन टिक लगा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक लगे पड़े, तो भाई साहब आपको सारे ही करने, और छठे चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं कट रहा, ये भी बता दूं। अगली एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है ना, थर्ड एक्सरसाइज में मैं खुद देख कर डर गया, इतने सारे इकट्ठे हो गए, पहले तो 6 एक्सरसाइज थी, बेवकूफो पुरानी बुक की एक्सरसाइज ढूंढो कितनी है, पेज बदलते बदलते थक जाओगे, तेरी पुरानी है ना, हाँ ढूंढ के बता लास्ट एक्सरसाइज कितनी है। हाँ है, छठी करानी पड़ती थी, ऑप्शनल के क्वेश्चन आते थे बोर्ड में, कितनी है, हाँ कुल मिला के 6 एक्सरसाइज थी, अब कितनी बची हैं। तुम जैसों पे तो रहम करा है बोर्ड वालों ने कि जी लो अपनी जिंदगी, कुछ भी कर लो बस पास हो जाओ, वैसे भी पास हो गए होगा क्या, कुछ होगा है, कोई बड़ा कांड कर दो, कोई बड़ा काम कर दो, भाई तुम पास हो, ओ माय गॉड 10वीं तो इतनी बड़ी चीज थी कि कुल मिला के 4 ही बच्चे पास हो जिनमें एक तुम हो, सब पास होते हैं इसको, बशर्ते तुम में से कोई अच्छा करे, वो बात है यार, वो तो फिर बात बनती। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर दे रखी है PQRST बीच में घुसेड़ रखे हैं, जब सब जगह दिखाई दे रहा है ट्रायंगल में, पैरेलल लाइन का नाम जहां आ गया समझो बीपीटी थ्योरम तो लग गई है भाई, मानते हो इस बात को है, क्या क्या गिवन है, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR दे रखा है, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR दे रखा है, ठीक है। दूसरा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRT, ओ सॉरी Q,
प्रूव क्या करना है भाई, क्या प्रूव करना है भाई, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पी क्यू आर इज एन, ये कब प्रूव हो सकता है, जब ये दोनों एंगल क्या हो आपस में बराबर, तभी तो कर सकते हो भाई। पी क्यू आर का आइसोसेलेस कब बोलोगे, जब ये दोनों एंगल क्या हो आपस में इक्वल हो जाए, बस किसी तरीके। और ये तो इक्वल दे रखे हैं, ये और ये क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ठीक है। मुझे बस ये दोनों बराबर प्रूफ करने, कैसे भी करके, कैसे करूंगा देखो। ये दे रखा है पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, ये कब होता है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, रीजन, फिर बीपीटी आ गई भाई। जब रीजन रेशो दे रखा है तो लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल दे रखा है तो रेशो इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो है, ये कन्वर्स लिख लो या फिर वही लिख दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एस टी अपॉन क्यू आर हो गया, पैरेलल हो गई। अब ये दोनों साइडें मैंने क्या प्रूफ कर दी, पैरेलल प्रूफ कर दी, है ना। सो एस टी नहीं, अभी इसमें क्या लिख दो, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर रीजन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है नहीं है, अब भैया बिटवीन पैरेलल लाइन एस टी क्यू आर, एस टी एंड क्यू, भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के बीच में, यही तो है, दो पैरेलल लाइन इसके और इसकी बराबरी हो गई, है ना, हो गई। ये इक्वेशन क्या मान लिया आपने, पी एस टी, तो पहले ये एंगल किसी के बराबर है, एंगल पी आर क्यू, रीजन में क्या लिखोगे, ये वाला, ये इक्वेशन क्या मान ली, सेकंड। फिर वही कहानी, अगर कोई दो चीजें किसी एक ही चीज के बराबर हैं तो ये दोनों चीजें भी आपस में क्या होंगी, सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। These are base of triangle PQR. So PQR, triangle PQR is an isosceles triangle. खत्म, मैंने दोनों बेस एंगल प्रूफ कर दिए। यहां लिख लो पहले कि क्या शो करना है। अगर किसी चीज को शो करना है तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि क्या प्रूफ करने के लिए दौड़ रहे हो। अगर ये पता होगा तो भाई, फिर मैं कह रहा हूं, तुम्हें लगता हो कि पेपर के दौरान तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये नामुमकिन है। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें पता होगा कि ये कैसे कैसे लिखना है। मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा में नहीं कर सकते। वो जो एक्स वाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे करना है, वो ऑन द स्पॉट आइडेंटिटीज के बेस पे चलता है। इसमें तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता है कि ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है। जैसे कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन पहले से दिमाग में छपी हुई होती थी कि पहले ये स्टेप बनाऊंगा, फिर ये स्टेप याद थे हमें, तब जाके कंस्ट्रक्शन होती थी। इसमें भी सेम सीन है कि तुम्हें पहले से पता होगा। अगर तुम्हें पहले से किसी का सॉल्यूशन नहीं पता तो ऑन द स्पॉट कुछ क्रिएट नहीं कर सकते तुम कि नहीं मैं तो ऐसे ऐसे कर लूंगा। अरे भाई, पता होगा कि ये बना है तो मैं ये पैरेलल बनाऊंगा, पैरेलल बना के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखूंगा। क्या इसमें कोई चीज ऐसी थी जिसे तुम पहले से याद करके बैठे हो, मतलब ऑन द स्पॉट याद करो? ऑन द स्पॉट क्या याद करोगे? कोई एक्स वाई कैलकुलेशन थोड़ी ना कि जो निकल के आएगी अब उसे काटूंगा पीटूंगा। पहले ही प्रिपेयर है क्वेश्चन। प्रिपेयर कब हो सकते हैं? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करते, जिनको नंबर चाहिए, जिनको सिर्फ पास होना है, वो इन्हीं को करके चले जाए। दोनों के पास ऑप्शन है। जिनको सिर्फ पास होना है वो सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके जाए, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को करके चला जाए। और जिनको नंबर चाहिए वो आर एस अग्रवाल उठाओ, आर डी शर्मा उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करो। जितना ज्यादा दिमाग की एक्सरसाइज करोगे उतना प्रिपरेशन बनेगी तुम्हारी। क्लियर है सभी को? ठीक है, डन। नमस्कार।